इंडिया बोल रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से अभी जो खबर आई उसने सबको हैरान कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में एक और जंग का मोर्चा खुल गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जबरदस्त तनातनी बनी हुई है, जिसमें अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दरअसल दोनों ही मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं, प्रिहविहार मंदिर पर अपना अपना हक जता रही हैं, जिसको लेकर अक्सर तनाव रहता रहा है और एक बार फिर से ऐसा ही तनाव नजर आ रहा है। ये मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहले भी जा चुका है और दोनों ही देशों के बीच जंग की वजह है 1100 साल पुराना शिव मंदिर, जिसे प्रिहविहार के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर को 9वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया है। कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड के सैनिकों ने पहले गोली चलाई, जबकि थाईलैंड की सेना कह रही है कि कंबोडिया ने सेना भेजने से पहले एक ड्रोन तैनात किया था। इसके बाद तोप और लंबी दूरी के BM-21 रॉकेट से गोलीबारी शुरू कर दी गई। दोनों देशों के बीच 2008 से लेकर 2011 के बीच में जंग हो चुकी है, तनाव हो चुका है, जहां पर थाईलैंड को अमेरिका का करीबी तो कंबोडिया को चीन का करीबी माना जाता है। थाईलैंड के पास में अमेरिका और यूरोपीय देशों का अत्याधुनिक हथियार है। हथियार के मामले में चीन का मित्र कंबोडिया भी थाईलैंड से काफी पीछे नहीं है। हालांकि चीन के पड़ोस में होने का फायदा जंग में उसे मिल सकता है, लेकिन चीन ने अभी तक खुलकर किसी भी देश का साथ नहीं दिया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि भोलेनाथ के मंदिर को लेकर आखिर दोनों सेनाएं भिड़ी तो भिड़ी क्यों? क्या शिव मंदिर दोनों में जंग की वजह है और आखिर शिव मंदिर पर किसका अधिकार है? ये बड़ा सवाल हो जाता है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो पूरा तनाव है ये कोई अभी का नहीं, बल्कि कई साल पुराना, कई सदियों पुराना ये पूरा विवाद बताया जाता है। 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर शासन फ्रांस का रहा है। फ्रांस ने ही दोनों देशों के बीच में 1817 किलोमीटर की लंबी सीमा जो है वो तय की थी। और जो अब नक्शा एक तरह से जो जियोग्राफिकल वे में नजर आता है उसमें बताया जाता है कि प्रिहविहार मंदिर जो है वो कंबोडियाई इलाके में शामिल किया गया, जिस पर थाईलैंड ने पहले आपत्ति जताई थी। और उसके बाद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया उसी के साथ साथ ये विवाद भी लगातार बढ़ता चला गया है। आखिर ये विवाद किस तरह का है और क्या मंदिर पर अब एक और वॉर फ्रंट नजर आता है, ये बड़ा सवाल है। करेंगे इस पे चर्चा। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं उनसे आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। हमारे साथ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांत सरस्वती जी हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं और जल्द ही हमारे साथ में यूके देवनाथ जी भी जुड़ेंगे, उन्हें भी चर्चा में शामिल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी जिस तरह से इस पूरे मामले की एक अलग स्थिति नजर आती है। अनुज माथुर जी, आपसे आप जरा पहले इस पूरे विवाद को हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि असल इस पूरे विवाद की जो मूल जड़ है वो क्या नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। ये जितने भी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे जो जिन्होंने अपने जमाने में कॉलोनीज बनाई पूरी दुनिया में, वो जहां से वो लोग वापस आए हैं वहां पर एक इस प्रकार का बॉर्डर छोड़ करके आए हैं जो कि हमेशा उसमें विवादों में रहेगा। चाहे वो डूरंड लाइन हो, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, चाहे वो रेड क्लिफ लाइन हो, या अभी थाईलैंड कंबोडिया का बॉर्डर। आपने बिल्कुल सही कहा, 1863 से 1953 तक 90 वर्ष तक जापान की कॉलोनी रहा कंबोडिया। और उसके बाद जब वो वहां छोड़ के गए तो उन्होंने एक बाउंड्री खींच दी, और वो बाउंड्री के बाद वो उसको थाईलैंड को उस समय भी मंजूर नहीं थी। और खास करके जिस मंदिर का आपने जिक्र अभी किया, प्रिहविहार मंदिर, ये एक शिव मंदिर है और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि भी ये किसी भी हालत में कंबोडिया का नहीं हो सकता, ये हमारा मंदिर है। इसको लेकिन अब हुआ क्या कि कंबोडिया जब आजाद हुआ
1953 में, तो 1959 में उन्होंने थाईलैंड को और इसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा मान करके अपना निर्णय सुना दिया। अब बातचीत उन्होंने फिर भी, मतलब थाईलैंड को यह मंजूर नहीं था। फिर 2008 में, जिसके आप बता रहे हैं, 2008 में कंबोडिया ने इसको यूनेस्को द्वारा जो यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वो इसको डिक्लेयर करवा दिया। जब वो डिक्लेयर करवाया तो थाईलैंड को उनको मंजूर नहीं था। इस वजह से हर उस इलाके में जहां पर बॉर्डर में डिस्प्यूट था, उन जगहों पर इनके छोटे मोटे स्कर्मिशेस होने लगे। देखिए, जब उन्होंने वो रेखा खींची थी, उसमें कई सारे इलाके, जैसे कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, कई सारे इलाकों में डिस्प्यूट था और कई सारे इलाकों में ये था कि भाई ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको हम नो मैन्स लैंड या फिर एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, जैसा कि हम कहते हैं, वैसा मान के चलेंगे। अब थाईलैंड ने ये कहा कि जब आपने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवा लिया और उसके बाद वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, 2 साल बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने 1962 वाले निर्णय को बरकरार रखा। ये थाईलैंड को मंजूर नहीं हुआ और 2000 से लेकर 2011 तक लगातार इनके बीच में छोटे छोटे स्कैंडल्स चलते रहे। 2011 में ये अपने पीक पर पहुंचा इनका जो युद्ध था और करीब 30-40 हजार लोग, 50 हजार लोग को डिस्प्लेस होना पड़ा और ये इस प्रकार से ये उनका वहां तक ये पहुंचा। अब 2025 में इनको फिर वही परेशानी हुई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए थाईलैंड और कंबोडिया, इनकी सेनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं आपको इनका कंपैरिजन बताऊं तो आपको पता पड़ जाएगा कि कंबोडिया की सेना कुछ भी नहीं है थाईलैंड की सेना के सामने। कंबोडिया की आर्मी 75,000 है, थाईलैंड की आर्मी 2,50,000 है। कंबोडिया की एयरफोर्स कुछ 1,500 लोग हैं, उनकी एयरफोर्स सबसे बढ़िया मोस्ट एडवांस्ड एयरफोर्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड की है। 46,000 लोग थे, उनकी 112 कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट है और पता नहीं क्या क्या है। उसके अलावा नेवी बहुत ज्यादा माइट है उनके मुकाबले में। तो एक और चीज है कि जो अमेरिका का, मैं इसलिए बहुत जरूरी बता रहा हूं, देखिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो बाहर वाले हैं उनका क्या यहाँ पर इंटरेस्ट है। अमेरिका का ये आउटसाइड नेटो, नॉन नेटो अलाय है थाईलैंड अमेरिका का। जी और बहुत जबरदस्त अमेरिका से इनको सफलता वो मिलती है F-16। एक चीज और बताने दी प्लीज, वन मोर थिंग, और वो मैं ये कह रहा हूं कि अब कंबोडिया किस ताकत के ऊपर हमला करने की कुछ सोच रहा है। कंबोडिया में चीन का इन्वेस्टमेंट है और अगर आप फाइनली अगर आप देखेंगी तो इवेंचुअली यही नजर आएगा कि सब, चाहे खिलाड़ी कोई भी हो, सुपर पावर राइवलरी उन्हीं 2-3 लोगों के बीच में है और ये चीन की शह पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंबोडिया को उनको लग रहा है कि चाइना हमारी ये बड़ी बात आपने कही है कि आखिर किसकी शह पर इस तरह की तस्वीर है। मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं, जो जानकारी है उसमें मंदिर को एक तरह से 9वीं से 11वीं सदी के दौरान जब बनाया गया तो भगवान शिव की पूजा होती थी, भगवान शिव की आराधना होती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ में ये बौद्ध धार्मिक परिसर में इसे तब्दील कर दिया गया। उमाकांतानंद जी, क्या ये भी अपने आप में एक रणनीति को दर्शाता है? एक तरफ ये कि भाई पहले वो शिव मंदिर, लेकिन बाद में उसे बौद्ध धार्मिक परिसर, और उसके बाद में एक अलग लड़ाई जो है वो यूनेस्को ने उसे एक अलग धरोहर जो है उसे वो घोषित कर दिया। लेकिन क्या ये लड़ाई आपको सिर्फ मंदिर तक वाली या फिर उस पूरे क्षेत्र वाली नजर आती है? देखिए, इसमें मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। जहां यूरोपियन या ब्रिटेन का शासन, कॉलोनियल शासन रहा, जाते समय उन्होंने बांट दिया ऐसा कि ये लड़ते रहे। और मंदिर की जो बात कर रहे हैं या बौद्ध स्थल होने की बातें हैं, बौद्धों का प्रभाव ये तो सनातन से ही निकला हुआ एक धर्म है। मौर्य काल के मराठ अशोक के बाद ये श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड की ओर बढ़े तो उनके एक पुत्र और पुत्री भी इस कार्य में आगे गए थे। लेकिन ये जब 8वीं शताब्दी की बात है तो बौद्ध साम्राज्य तो 186 ईस्वी पूर्व में समाप्त होकर शुंग काल आ गया था। तो ये बाद में 8वीं में ये मंदिर बनी है, भगवान शिव का जो मंदिर है। तो अभी जो दृश्य दिख रहा है कि आस्था के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई वास्तव में जो है, जैसा कि मेजर साहब ने संकेत किया कि लड़ाई सुपर पावरों की लड़ाई है। उनको अपना हथियार बेचना है, अस्थिरता बनाए रखनी है, अपना वर्चस्व बनाए रखना है।
आपका जो समंदर पार हिंदू आस्था का दिव्य प्रमाण जो हेडिंग है, ये बता रहा है कि लोगों को जो भ्रम है कि हिंदू अल्पसंख्यक है, ऐसी भारत में है, जनसंख्या भले ही हमारी कम हो जाए, आज एक ही देश में हम सीमित हो जाए, वो भी सेकुलर राष्ट्र में, नेपाल से भी हिंदू समाप्त हो जाए और वहां हिंदू राष्ट्र न बचे, लेकिन पूरे विश्व में सनातन की ही आस्था रही है हमेशा से, और उसके प्रमाण अनेक देशों से मिलते रहे हैं और मिल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, खुदाई से, वो सूडान हो या अन्य देशों में भी, या इंडोनेशिया में जो मूर्तियां हैं और भी चीजें हैं, या कंबोडिया में ओंकारवाट का मंदिर है, या अभी जो विवाद आया है इसमें एक ही मंदिर नहीं है, वहां 4-5 मंदिर है, इसमें से ये एक मंदिर की चर्चा हो रही है। और ये संघर्ष दिखाई दे रहा है कि सनातन के आस्था के लिए है, भगवान शिव के आस्था के लिए है, लेकिन लड़ाई वर्चस्व की है, जमीन के कब्जे की है, ये समझ के चलना चाहिए। ये अहम हो जाता है। अपने दर्शकों को बताएं, हमारे साथ में अब प्रोग्राम में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन राहुल लाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से उमाकांतानंद जी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो सनातन को लेकर है, या आपको ये वर्चस्व की लड़ाई नजर आती है, मंदिर की लड़ाई नजर आती है, या फिर मंदिर विवाद के जरिए राष्ट्रवादी राजनीति को एक तरह से हवा देने की जो कोशिश है इन दोनों ही देशों मुल्कों की तरफ से नजर आ रही है? राहुल लाल जी। नैना जी, देखिए, ये मंदिर विवाद के माध्यम से कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की राजनीति साधने की कोशिश है। माथुर जी ने बड़ा सही चीज कहा कि जहां जहां जो उपनिवेश रहे हैं, जो यूरोपीय जिन्होंने उपनिवेश बनाया, उपनिवेशवादी शासकों ने, उन लोगों ने एक तरह से जो सीमा रेखा है उसकी क्लियरिटी नहीं छोड़ी है। हर तरफ एक तरह से संघर्ष की स्थितियां बनी वहां पे। अगर फ्रांस ने जाते समय सही ढंग से सीमांकन कर ही दिया होता तो ये विवाद की स्थिति नहीं बनती। हालांकि अगर कंबोडिया का देखिए, अगर इसमें हम लोग इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो कंबोडिया ने 1959 में इसको लेके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। वो 59 और 62 में वो अपने पक्ष में फैसला ले आता है। और उसके पीछे नैना जी कारण यह माना जाता है कि उस समय इस सीमा विवाद को लेके जो है थाईलैंड ज्यादा गंभीर नहीं। थाईलैंड की जो गंभीरता बढ़ती है वो मूलतः 2008 में जब यूनेस्को के अंतर्गत ये वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो जाता है, और उसके बाद फिर 2011 में, उस समय भी जो 1962 का जो फैसला था उसको थाईलैंड ने यह चीज कहा कि वो मंदिर के ऊपर तो दावा है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, लेकिन मंदिर के आसपास के क्षेत्र हमारे ही हैं। तो इस मामले को सुलझाने के लिए कंबोडिया 2011 में फिर से आईसीजे में जाता है, और 2013 में जो फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो फैसला आता है वो सीधे सीधे कंबोडिया के पक्ष में आता है कि मंदिर भी कंबोडिया का, उसके आसपास के जमीन भी कंबोडिया के। और ये जो विवाद पहले सुषुप्तावस्था में था, लेकिन मंदिर के ऊपर नियंत्रण जो है कंबोडिया का था, लेकिन 2008 से पहले विवाद उस रूप में नहीं था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में थाईलैंड के भीतर भी और कंबोडिया के भीतर भी एक राष्ट्रवाद का पूरा मामला दिया, और दोनों देशों को भड़काने के लिए महाशक्तियां मौजूद थी। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय शक्तियां थी, दूसरी तरफ चीन जैसे जो है कि महाशक्ति थे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, जैसा हम लोग को रूस चीन के संघर्ष में दिखाई दे रहा है या दूसरे अन्य जगहों पर दिखाई दे रहा है कि ले दे के फिर जो महाशक्तियां हैं उन्हीं के संघर्ष की स्थिति बनती है। और यहाँ पे वास्तव में कंबोडिया एक छोटा सा देश है, लेकिन वो कभी थाईलैंड के सामने में झुक नहीं रहा है। तो वो जो झुक नहीं रहा है, वो जिस मजबूती के साथ संघर्ष कर रहा है थाईलैंड से छोटा सा देश, वो बिना चीन के समर्थन के कभी संभव नहीं। और चीन का उसे सीधा खुला समर्थन प्राप्त है, और अमेरिका और यूरोपीय देशों को लग रहा है कि उनके सत्ता और वर्चस्व को चुनौती ना मिले। तो इसमें एक तरह से दोहरे वर्चस्व का खेल हो रहा है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े सुपर पावर्स हैं वो अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन दोनों देशों में, अगर चूंकि थाईलैंड में हम लोगों ने देखा कि थाईलैंड में जब भी आंतरिक तौर पर बहुत ज्यादा कुछ विवाद की स्थिति रही, कुछ भी स्थिति रही, उस समय सीमा विवाद को काफी ज्यादा जो है कि गंभीरता के साथ उठा दिया गया। अभी कुछ महीना पहले ही थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री का जो ऑडियो लीक हुआ, उसके कारण से भी हम लोगों ने देखा कि क्या स्थितियां रही आंतरिक तौर पे। तो ये मामला जितना सीधा सरपट्टा हम लोग को दिखाई दे रहा है, उतना सीधा सपाटा ये है नहीं, काफी जटिलताओं से भरा हुआ मामला है। क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। राहुल लाल जी ने बड़ी बात कही है कि ये जो मामला अभी हमें नजर आ रहा है, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं,
ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसकी बहुत एक ब्रॉडर पिक्चर है। यूके देवनाथ जी, जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए, आपको क्या लगता है कि इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि नया विवाद नहीं, सदियों से, दशकों से ये पूरा विवाद चलता आ रहा है। पहले मंदिर की सीमा को लेकर था, फिर क्षेत्र को लेकर होने लगा, सीमा विवाद को इससे एक तरह से जोड़ दिया, लेकिन बाकायदा इस तरह के विवादों को लेकर आसियान बनाया गया, एसोसिएशन ऑफ सदर्न एशियन नेशंस का जो एक पूरा ग्रुप है। आपको लग रहा है कि इस पूरे विवाद को ये एसोसिएशन भी सुलझाने में या मसले को क्या हल निकालने में नाकामयाब नजर आता है? देखिए, जहां तक आसियान की बात है, आसियान के चार्टर में ऐसा लिखा गया है कि द्विपक्षीय विवादों को आसियान के मंच पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। द्विपक्षीय विवादों को दोनों पक्ष, उभय पक्ष आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे। चलो, आसियान के मीटिंग के टाइम पे सब लीडर लोग मिलते हैं तो वो पृष्ठभूमि में कहते हैं ना, ऑन द साइड शो बात कर लेते हैं। ये जो युद्ध है कंबोडिया और थाईलैंड का, ये हजारों साल पुराना है। 8वीं सदी 9वीं सदी से ही उभय पक्ष एक दूसरे पर हमले करता रहा है। पहले जैसे हम जानते हैं, समझिए कंबोडिया में खमेर किंग्स का शासन था। वो 1000 साल से, 800 साल से, 500 साल से लड़ते रहे हैं। तो जो थाईलैंड है, थाईलैंड का पुराने समय में नाम था, अंग्रेजों ने दिया था नाम सियाम। तो वहाँ जो राजा हुआ करते थे थाईलैंड के, अयोध्या किंगडम, अयोध्या से काफी मिलता जुलता है अयोध्या किंगडम, ये राजा भी हमेशा कंबोडिया में खमेर राजाओं के ऊपर हमला करते रहते थे। अच्छा। आज भी हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से थाईलैंड बहुत बड़े हिस्से, कंबोडिया के बहुत बड़े हिस्से पे दावा करता है, खासतौर से कंबोडिया का पूर्वी भाग, जिसके ऊपर एक जमाने में अयोध्या किंगडम के जो चीफ्टेंस होते थे, यानी सेनापति होते थे, उनका राज था। तो ये सैकड़ों साल पुराना विवाद है। अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आस्ते आस्ते एक एक विदेशी पावर वहां से निकलने लगे। समझिए कंबोडिया में फ्रेंच थे, वो चले गए, कहीं पर ब्रिटेन थे, वो भी चले गए छोड़कर, कहीं पे डच, कहीं पे पोर्चुगीज थे, वो छोड़ के चले गए। तो ये सारे जो देश हैं, इनमें आपस में एक दूसरे के साथ प्रभुत्व की लड़ाई या नेशनलिज्म की लड़ाई हो गई। तो हुआ ये लड़ाई तब ज्यादा बढ़ गई जब वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर बमबारी करनी शुरू कर दी। और स्ट्रेटेजिक कारणों से, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि चीन से सप्लाई कंबोडिया आती है और फिर कंबोडिया से वो सप्लाई नॉर्थ वियतनाम में जा रही है, कम्युनिस्ट गुरिल्ला के पास। तो स्ट्रेटेजिक कारणों से अमेरिका ने कंबोडिया के ऊपर भी बॉम्बिंग की। ये मैं 1965-1975 की बात कर रहा हूँ। तो कंबोडिया में भी एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के विरोध में एक साइकोलॉजिकल हवा है। इसका फायदा हमेशा चीन ने उठाया है और चीन ने वहां पर हमेशा कम्युनिस्ट शासकों को या उस तरह के विचारवादी नेताओं को बढ़ावा दिया है। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि जो उभय पक्ष, बॉर्डर तो बहुत लंबा है, कॉमन बॉर्डर करीबन 800 किलोमीटर लंबा है। जी जी। पहले यानी अभी मैं 40-50 साल तक पहले की बात कर रहा था, जब पूरे दुनिया में रोड्स एंड हाईवेज बनने का चलन नहीं था। तो 50-60 साल पहले क्या होता था कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, वो जंगल उसके पीछे तुम, वो पहाड़ उसके इस तरफ मैं, यानी बाउंड्री 5-10-15 किलोमीटर इधर उधर हो गई तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो रिमोट एरिया थे, वहां पे कोई रहते नहीं थे। थोड़े बहुत ट्राइबल्स रहते थे, जिसे हम कहते हैं आदिवासी। तो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं, चाहे वो फॉम्पे में हो या कहीं पर हो, इनकी रिमोट एरियाज में कंट्रोल नहीं थी, जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सर, जिस तरह से बार बार चाइना का आपने जिक्र भी किया, मैं माथुर जी का भी रुख करूं, लेकिन आपने जिस तरह से अभी चाइना का भी जिक्र किया, आपको लग रहा है कि इस तरह की अगर सिचुएशन बन रही है, एक बार फिर से इस तरह की चीज को अगर हवा मिल रही है, तो उसमें आपको लग रहा है कि इसमें चाइना का बड़ा रोल हो सकता है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1949 से ही एक ग्रैंड डिजाइन को फॉलो कर रही है। उस वक्त वहां पर माओ थे, तो चौ एन लाई थे उनके प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने डिसाइड किया था कि जहां जहां मेडिएवल पीरियड में, यानी मध्यकाल में चाइना का इन्फ्लुएंस था, वो सब आस्ते आस्ते चीन में वापस जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र कोरिया का था।
चाइना ने जापान के ऊपर भी बहुत दावा ठोके, ताइवान को तो वो अपना हिस्सा मानता ही रहा है। इसी तरह से चाइना बहुत बड़ा हिस्सा 200 साल 300 साल पुराना वो मानता है कि फिलीपींस के एक हिस्सा उनके साथ है। चाइना तो वियतनाम के भी काफी बड़े उत्तरी इलाकों पे अपना दावा ठोकता रहा है। इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर बर्मा का इलाका चाइना मानता है कि उसका है, भारत का तो वो मानता ही उसका है। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ जाएं, चाइना का जो शिंजांग प्रोविंस है उसके साथ जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज है सबके साथ चीन अपना दावा करता है। तो चीन में ये जो एक नया नेशनलिज्म का उधार हुआ 50 और 60 की दशक में कि चीन पूरे दुनिया पर जहां राज करता था वहां पर फिर से वापस आ जाएगा, ये एक चाइनीज थिंकिंग है। हम भारतीयों को शायद इस तरह की रुचि कभी नहीं रही। अनुज माथुर जी, आप देवनाथ जी की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जरा ये समझाइए कि एक तरह से क्या ऐसे देखा जाए कि हम देखते हैं कि थाईलैंड को एक तरह से बैक सपोर्ट चाइना का है, लेकिन वो ये भी जानता है भाई कंबोडिया भी बहुत कमतर नहीं है, कंबोडिया के पास में भी अमेरिका का या फिर यूरोपीय देशों का एक तरह से बैक सपोर्ट है। अब आगे कितना सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा ये बहुत बात की बात है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरे नैरेटिव के साथ में एक ही सिचुएशन क्रिएट की गई है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा जस्ट द अदर वे अराउंड। थाईलैंड जो है वो अमेरिका का एक मेजर नॉन नेटो अलाई है और थाईलैंड के पास इसी वजह से बहुत जबरदस्त साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स थाईलैंड के पास है। उनकी आर्मी मॉडर्नाइज्ड है, उनके पास 400 से ज्यादा टैंक हैं, 1200 उनके पास एपीसीज है। तो वो जहां पर कंबोडिया का सवाल है वहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट भी है। ये देखिए जो चाइनीज है, जैसे पाकिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, वो उसी प्रकार से चाइना ने कंबोडिया में भी इन्वेस्टमेंट किया है। उसको मैं आपको वजह बताने का प्रयास करता हूं। वजह यह है कि जो साउथ चाइना सी है, जो पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और पूरी वर्ल्ड जियो इकोनॉमिक्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेरे समझ से इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है। और वहां पर इसीलिए इंडो पैसिफिक में अमेरिका चाइना दोनों अपना अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से कंबोडिया का चीन के प्रभुत्व में रहना बहुत आवश्यक है। आप उसका नक्शा अगर आप देखेंगी कि किस प्रकार से, और जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा बिल्कुल सही कि उन्होंने फिलीपींस के इलाकों पे अपना दावा ठोक रखा है, जापान का कहीं, तो पूरी तरह से इंडो पैसिफिक में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अमेरिका भी इंडो पैसिफिक में प्रभुत्व जमाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने साउथ कोरिया के साथ उनके जिस प्रकार के रिलेशंस हैं और साउथ ईस्ट एशिया के कई और देशों के साथ वो अपने संबंध उसी प्रकार से मिलिट्री टाइज को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका भी मकसद कहीं ना कहीं वो जो मेन जो ट्रेड जो बॉटल नेक्स हैं, देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट, ये जो इस पे चाइना का बहुत बड़ा परसेंटेज जो इकोनॉमिक्स का उनका जो एनर्जी सप्लाईज है उसके ऊपर निर्भर करता है। उसमें उनको लगता है कि इसको जो कंबोडिया जैसे देशों के ऊपर उनका प्रभुत्व होना या कंट्रोल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यही वजह है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कंबोडिया के पास मिलिट्री ताकत बिल्कुल नहीं है थाईलैंड के सामने खड़े होने की भी, बिल्कुल जीरो उनके मुकाबले। एक भी उनके पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, एक भी अटैक हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं है। 1500 लोग हैं कंबोडिया की एयरफोर्स में। तो फिर भी वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको पूरा चीन का समर्थन इसके अंदर है। इसमें हमें ये बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि क्या वहां पर परेशानी होने वाली है। परेशानी यही होने वाली है कि अब ये दोनों तो छोटे छोटे देश हैं, दोनों में से किसी के पास भी अपना खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस लगभग निल के बराबर है। तो इनकी जो युद्धक क्षमता है वो दूसरों के ऊपर ही निर्भर है। yes. और वो दूसरों पर डिपेंडेंसी है जी।
तो वही तो उसी समय तक वो उस क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं जब तक उनको सपोर्ट मिल रहा है। जिस समय वो क्योंकि माथुर सर, क्योंकि ये कहा गया भाई, एक तरफ कंबोडिया ये दावा कर रहा है कि थाईलैंड की तरफ से वहां पे गोलीबारी शुरू कर दी गई, दूसरी तरफ थाईलैंड ये कह रहा है कि भाई कंबोडिया जो है हमारे इलाकों में ड्रोन भेजता है। अब सिचुएशन यहाँ पर ऐसी बन गई कि वहां पे जो नागरिक हैं, बाकायदा ये कहा गया है कि दोनों ही सीमाओं के जो नागरिक हैं वो अपनी अपनी सीमाओं में आ जाएं, चाहे बात कंबोडिया की हो या थाईलैंड की हो। तो इस तरह से एक अलग तनाव जो है वो जरूर नजर आ रहा है। लेकिन उमाकांतानंद जी, जिस तरह से, क्योंकि इस पूरे विवाद की जो मुख्य वजह है, मुख्य रूट जो हम देखते हैं वो मंदिर के इर्द गिर्द है, खासतौर से शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, और उसको लेकर पिछले काफी समय से विवाद रहा, जो विवाद सिर्फ मंदिर से ना होता हुआ तमाम सीमा या क्षेत्र के तौर पे नजर आता है। आपको ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मसले को जिस तरह से सुना जाना चाहिए था, जैसे उसका समाधान होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि कई सदियों पुराना ये विवाद है? देखिए, जो पहले शुरू में हमने कहा कि जहां जहां भी ये हुआ ऐसा छोड़ के चले गए। कंबोडिया और थाईलैंड ये दोनों बहुत साल तक, जैसा अन्य गेस्ट ने कहा, कि दोनों आपस में लड़ते रहे, लेकिन संस्कृति दोनों की एक ही रही है। अब जो है विवाद मंदिर का है, लेकिन मंदिर का विवाद नहीं है। अब इसे अलग अलग तरीके से लोग कहें कि मंदिर के जमीन के लिए, जहां अभी एक गेस्ट ने कहा कि मंदिर तो आपका है, घोषणा कर दी गई जमीन हमारा है, तो ये कैसे हो सकता है कि मंदिर किसी का हो जाएगा और जमीन किसी का हो जाएगा? तो ये दो देशों को उलझाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बहाना मंदिर हो या जमीन हो, ये शांति से न रहे, हमारा शासन बना रहे। हमेशा से बड़े जो सुपर पावर रहे हैं वो इस नाम पे कि हम दुनिया में एकता समता लाएंगे, गरीबी अमीरी मिटा देंगे, लेकिन शासन किसका होगा? मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट का, रसिया का होगा। हम पूरे विश्व में एकता समता लाएंगे, लेकिन शासन कौन करेंगे? तो ब्रिटेन वाले करेंगे या फ्रांस वाले करेंगे। तो अब लड़ेंगे नहीं ये लोग, तो हम समझौता कौन कराएगा? फिर समझौता कराएगा नहीं होगा तो हम बड़े कैसे रहेंगे? या आपस में लड़े, तकलीफ में आए तो हम बीच में आके इनको समझाएं बुझाएं, फिर हमारी औकात बनी रहे। स्थिति यही है कि जो बड़े इनके चाल होती है, सामान्य रूप से गांवों में भी देख ले, जो बड़ा आदमी होता है तो आदमी को ऐसे ही लड़वा के फिर समझाता है बाद में खुद, और दो तीन बड़े बड़े हों तो वो अपने अपने मोहरे यूज करते हैं। मुद्दा मंदिर का है तो निश्चित ही आस्था का विषय है, सावन का महीना है और भारतवासियों का भी आस्था का विषय है। तो भारत के सभी नागरिक तो कामना करेंगे कि ये दोनों देश शांत रहें, मिलजुल कर रहें। कभी एक ही थे दोनों, क्योंकि देखिए भारत में भी बहुत सारे राजाओं का शासन रहा है, आपस में लड़ते रहे। काशी के राजा अलग, मगध के राजा अलग और कश्मीर के राजा अलग। इतने रियासत, इतने राजाओं की लड़ाई के बाद भी भारत एक था। तब भी भारतवर्ष था या आर्यावर्त था, और इनकी भी स्थिति वही थी कि कंबोज या और भी जो नाम उसका आप देंगे, ये सब एक ही साथ रहते थे। छोटे छोटे राजाओं में लड़ाइयां चलती रहती थी, लेकिन आज की लड़ाई न कंट्री की लड़ाई है न राजाओं की लड़ाई है। इनको मोहरा बनाया गया है और इन्हें समझ में जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। और भारतवासी सनातनी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मंदिर का तो सिर्फ नाम है, क्योंकि इन दोनों ही देशों के बीच में पुराना सीमा विवाद रहा है, मंदिर का एक नाम है, लेकिन लड़ाई कुछ और विषय की है, इसको एक अलग रूप देने की कोशिश की गई है? जी हाँ, मंदिर केवल नाम है, मंदिर कोई विवाद का विषय नहीं है। और मंदिर में कोई ऐसा खजाना नहीं रखा हुआ है जिसके कारण ये लड़ेंगे। और बहुत बड़े सनातनी आस्था को मानने वाले नहीं है जो मंदिर के लिए लड़ाई कर लेंगे कि हमारा मंदिर चला जा रहा है और हमारे मंदिर को तोड़ के कुछ और बना दिया गया है, इसलिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं। मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ये जमीनी विवाद है। और जमीनी विवाद बहुत पुराना है, जैसे अपने गेस्ट लोगों ने कहा। लेकिन साथ ही बार बार हम संकेत कर रहे हैं कि ये बहुत शांत प्रिय रहने वाले दोनों एशियाई देशों को उलझा के रखा जाए, ताकि हम इसमें चौधरी बनकर अपना काम कर सकें। तो राहुल लाल जी, क्या इसे ऐसे देखा जाए कि एक नया वॉर फ्रंट क्रिएट हुआ नहीं है, बल्कि क्रिएट किया जा रहा है? एक सवाल ये, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आखिर इस पूरे विवाद से फायदा किसको नजर आ रहा है आपको? नैना जी, देखिए ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि मंदिर के नाम पे मूलतः ये असल में सीमा विवाद है, और ये
सुपर पावर्स का विवाद है। क्योंकि देखिए ये बात अभी बिल्कुल सही कही गई कि साउथ चाइना सी जो है वो एक बड़ा सा क्षेत्र है अभी अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए दक्षिण चीन सागर, और दक्षिण चीन सागर से ही 55% लगभग तेल वगैरह से संबंधित अन्य परिवहन के काम भी हो रहे हैं। इसलिए दक्षिण चीन सागर में अगर देखें पिछले 10-15 सालों से, तो चीन ने भी अपनी आक्रामकता में बड़ी वृद्धि की है। अमेरिका की तरफ से लगातार उसके जवाब दिए जा रहे हैं। क्वाड जैसे संगठनों का भी जो है निर्माण हुआ है, वो मूलतः साउथ चाइना सी के लड़ाई के संदर्भ में ही अगर देखें, वहां पे वर्चस्व को स्थापित करने के संदर्भ में अमेरिका ने अपने तरफ से वो फ्रंट भी बनाया है। लेकिन जो चीन की जो एक सबसे बड़ी आदत है, जिसको लेके अभी बड़ा विस्तार से कहा गया कि चीन का जितने भी पड़ोसी देश रहे हैं नैना जी, उन सबों के साथ वो उसके सीमा विवाद रहे हैं, और उसका कारण रहा है उसकी विस्तारवादी प्रवृत्ति। और यहाँ तक कि आज जो जिस चीन को हम लोग देखते हैं रूस के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, 1960 के दशक में 1968 में 67-68 में चीन और रूस के बीच में भी सीमा विवाद को लेकर झड़पें हो चुकी हैं। हालांकि बाद में जब चीन को लगा कि कम से कम रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ क्योंकि अमेरिका के साथ उसे संघर्ष करना है, तो रूस के साथ उसका संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, और 90 के दशक में उसने रूस के साथ अपने सीमा विवाद खत्म कर लिए। तो रूस तो सुपर पावर के रूप में था, तो नैना जी उसके साथ विवाद खत्म कर लिए, लेकिन बाकी देशों के साथ चीन ने अपना सीमा विवाद खत्म नहीं किया। तो वो उसके एक विस्तारवादी रवैया की स्थिति तो है ही, लेकिन उस विस्तारवादी रवैया में नया चीज क्या जुड़ गया है, साउथ चाइना सी पे किसका जो है कि प्रभुत्व होगा। और उस जगह पे देखिए अब पूरा का पूरा मामला है कि वहां पे सेंटर्ड हो गया है, और उस स्थिति में देखिए उसे लग रहा है कि हमें जब तक कंबोडिया के साथ हम मजबूती से खड़े नहीं रहेंगे, और साउथ चाइना सी में चूंकि अमेरिका को भी जवाब देना है चीन को, तो उनको थाईलैंड के साथ मजबूती से खड़े रहना है। नहीं तो सोच के देखिए जिस आसियान देशों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आसियान के देश एक समय में जो है कि टाइगर इकोनॉमी वाले देश कहे जा रहे थे। बिल्कुल माना जाता था कि आसियान के कंट्रीज जो है कि वो पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए जो है कि मार्गदर्शन का काम कर रहे थे। अब अगर वहां पे आसियान देशों के बहुत अच्छे संबंध चीन के साथ भी हैं, और आसियान के साथ अच्छा व्यापार अमेरिका का भी है, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अगर वहां पे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद हो रहा है, तो सोच के देखते हैं कि सुपर पावर्स के अपने इंटरेस्ट कितने ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। वो उनके केवल सुपर पावर्स के अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, जिस कारण से ये संघर्ष की स्थिति बनी है। इसमें हमें लग रहा है कि जो देश है स्थानीय स्तर पर जो छोटे देश हैं, उनके लिए सोचने का समय है कि कहीं वो यूज एंड थ्रो में केवल यूज होकर फिर आने वाले समय में थ्रो ना हो जाए। इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि वो लोकल स्तर पर जो है वो सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। अब अगर मान के चलिए कि वो मंदिर है, चाहे उसको आप बौद्ध रूप में देखें या हम लोग हिंदू मंदिर के रूप में देखें, क्योंकि जो तमाम प्रमाण है वो हिंदू मंदिर के रूप में ही, शिव मंदिर के रूप में ही प्रमाण दिख रहे हैं। लेकिन उसे कन्वर्ट कर दिया बाद में बुद्धिज्म, बुद्ध टेम्पल के तौर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मूल रूप से तो वो एक तरह से शिव मंदिर ही रहा है। बिल्कुल। तो उसमें अब अगर सोच के देखिए कि कंबोडिया के नागरिक जाते हैं तो उनको भी जाके पूजा आराधना करने की अनुमति होनी चाहिए, थाईलैंड के लोगों की भी होनी चाहिए, लेकिन एक मंदिर को प्रतीकात्मक तौर पे सीमा विवाद का मुद्दा बना के दो देशों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी है, तो कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, और वो भी टाइगर इकोनॉमी वाले देशों में बनी है। तो ये सुपर पावर्स के जो है कि एक तरह से सुपर रेस की लड़ाई का जो है वो क्षेत्र बना हुआ है थाईलैंड और कंबोडिया। यानी कि एक तरह से हथियार बन गए हैं, या ये कहा जाए कि कंबोडिया और थाईलैंड का कंधा है, लेकिन उसके पीछे से जो फायरिंग हो रही है वो चाइना या यूएस की तरफ से एक नजर आती है। लेकिन जिस तरह से आसियान देशों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आखिर आसियान के 10 सदस्य कौन से हैं। इसमें इंडोनेशिया आता है, इसमें मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये वो शहर हैं जो आसियान का हिस्सा हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक तरह से इसका डायलॉग पार्टनर है 1992 से, लेकिन भारत की भूमिका भी बहुत अहम होती है क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसका केंद्र आसियान है, और लगातार हम पिछले कई वक्त से देखते हैं इंडिया आसियान समिट भी होती रही है और वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आखिर आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो तमाम सदस्य देश हैं उसके बीच शांति और स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, या फिर व्यापार या निवेश जैसे उसके जो रास्ते हैं उसे सरल और सुगम बढ़ावा देना, सांस्कृतिक शिक्षा की बात हो, ये तमाम मुद्दों पर संयुक्त आवाज बनाना। लेकिन फिर भी जिस तरह से अभी स्थिति नजर आती है माथुर साहब, आपको लग रहा है कि आसियान इन तमाम मुद्दों की तो बात करता है, लेकिन
खासतौर से जो मुख्य वजह है उस पर अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाया। एक बात ये, और अब भारत चूंकि डायलॉग पार्टनर है, तो इसमें आपको लग रहा है कि भारत की भी भूमिका आने वाले वक्त में कुछ नजर आ सकती है? क्या स्टैंड नजर आता है? बताना चाहता हूँ, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं, वो कल्चरली और अपने पुरातन के हिसाब से भारत के साथ बहुत ज्यादा इनका इंट्रिकेट उनका रिलेशनशिप है। जो भारत, आप वहां पर जाके देख लें किस प्रकार के मंदिर इंडोनेशिया में आपको नजर आएंगे, किस प्रकार की भारतीय सभ्यता, महाभारत, ये तमाम चीजें आपको हर जगह, कभी वियतनाम जाके कहीं भी आप जाकर के देख लें। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा रहा था कि ये पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के प्रभुत्व में, प्रभुत्व नहीं कहूंगा, इन्फ्लुएंस नहीं कहूंगा, उनके उसके साथ ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा जो इलाका है उसके साथ था। तो मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष की भूमिका इस तमाम पूरे क्षेत्र में, न केवल थाईलैंड और कंबोडिया के विवाद में, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्ष अदा कर सकता है। जिस प्रकार से भारत का आज की तारीख में कद उभर करके सामने आया है, मेरे को लगता है कि हम लोग इसकी बाकायदा इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं और इस विवाद को समाप्त करने में हम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर एक बार नैना बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये लड़ाई किसी कीमत पे ये दो देश आपस में नहीं कर सकते। ये लड़ाई बहुत बड़ा इसका कैनवस है और उस कैनवस के अंदर इसमें कहीं ना कहीं दबाव इनके ऊपर है कि इस प्रकार का काम करें। और अब जो ये लेटेस्ट चीज हुई है, वो उनको कहना यही है कि उन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया में माइंस लगा लिए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। ये सब कारण है। अभी 25 जून को इनके विदेश मंत्रियों की आसियान की बैठक हुई थी, वांग यी भी वहां गए थे। वांग यी ने इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से अलग अलग ऑन द साइड लाइन्स में बात करी है। उन्होंने वहां पर, उनका भी तमाम पूरा इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद है। सर, लेकिन ये विवाद तो लगातार बढ़ता रहा है और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि मंदिर कई साल पहले बना, उसके बाद में विवाद कानूनी घटनाक्रम तक, ये इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचने के बावजूद क्या उसका जो निर्णय है वो कोई मान्य नजर नहीं आता? बिल्कुल, ये मैंने बताया, थाईलैंड को ये निर्णय बिल्कुल मान्य नहीं था। ये शुरू से, जब उन्होंने 1962 में हुआ था, तब भी इन्होंने बहुत बुझे हुए मन से इस बात को मानने का प्रयास किया था। और जब 2008 में वो ट्रिगर था, जब 2008 में उन्होंने इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करवा लिया और उसके बाद दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा करके कुछ समय बाद उसको दोबारा अपने जो उनका जो 62 का वर्डिक्ट था उसको दोबारा हाँ करवा दिया, तो वो स्टार्ट पॉइंट था। इसीलिए आप देखेंगे 2011 में और उसके बाद लगातार स्कर्मिशेस होते चले जा रहे हैं। और ये वजह एक वही है, जो जिस प्रकार का बॉर्डर था वेल डिफाइंड नहीं था, उसमें बहुत सारे एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस थे, एरियाज ऑफ डिफरिंग इंटरेस्ट थे और उसकी वजह से वहां पर पूरा कंफ्यूजन था और ये दोनों देश आपस में बहुत समय से लड़ाई करते आ रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न वॉर जो सिचुएशन है, उसकी जो नींव थी वो 1953 के बाद, जब कंबोडिया को फ्रेंच कॉलोनियलिज्म से आजादी मिली, उसके बाद उन्होंने 1959 में जब जो अपने एक्शन शुरू किए, तब से इनके ऊपर जाकर के ये इसके ऊपर असर हुआ। और पूरा का पूरा गेम साउथ चाइना सी में प्रभुत्व बनाना और जो ट्रेड बॉटलनेक्स हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ मलाक्का हो या कोई और जगह हो, उनके ऊपर कंट्रोल करने की जो इनकी इच्छा चीन की भी है और बाकी सुपर पावर शक्तियों की भी है, उससे ये परेशानी बढ़ रही है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं, जिस मंदिर का हम अभी इस समय जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये मंदिर जो है, दरअसल ये स्थान कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर है, जिसे 1954 में थाई सैनिकों ने एक तरह से मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था। विवाद हुआ, ये पूरा विवाद 1962 में ICJ यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर पहुंचा। 1962 में कंबोडिया की तरफ से फैसला मंदिर कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया गया, लेकिन थाईलैंड लगातार उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर जो है वो दावा बनाता रहा। लेकिन इसके बाद में 2008 में इस पूरे विवाद का जब कोई समाधान होता नजर नहीं आया, तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया और उसके बाद में विवाद और भी ज्यादा भड़क गया।
विवाद कैसे भड़का 2011 में? दोनों ही देशों के बीच में सीमावर्ती झड़पें हुई, गोलीबारी तक हो गई। और आप ये समझिए, क्योंकि विवाद रातों रात नहीं हुआ, काफी लंबे समय से इसकी एक प्लानिंग चल रही थी। 2013 में तो आईसीजे ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि मंदिर और उसके आसपास का जो हिस्सा है, मुख्य क्षेत्र जो है वो कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड इसे मानने को तैयार नहीं है। उमाकांतानंद जी, जो सवाल मैंने पहले पूछा माथुर साहब से कि ऐसे में अब आपको भारत की भूमिका क्या नजर आती है? आपको क्या लगता है, भारत को क्या इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, या फिर किस तरह से अब आप स्टैंड देखती हैं? देखिए, भारत की भूमिका तो आज की तारीख में पूरे विश्व में अहम है। केवल पड़ोसी देश, ये एक तरह से पड़ोसी है हमारे, तो कंबोडिया या थाईलैंड सांस्कृतिक रूप से भी हमारे अपने पड़ोसी हैं, दोनों के दोनों, और नजदीकी की दृष्टि से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये पड़ोसी है। पूरे विश्व में भारत की भूमिका आज है, तो इसमें तो भारत की भूमिका होगी ही और होनी भी चाहिए। तो निश्चित ही भारत ही इसका समाधान ढूंढेगा, क्योंकि एक तो राजनीतिक नैतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारत को इसमें इन्वॉल्व होना ही चाहिए, ताकि ये दोनों शांत रह सके, मिलजुल के फिर से रह सके और समाधान निकालने की वजह से। एक अतिथि ने कहा कि आपस में दोनों तय कर लें कि दोनों पूजा कर लें भाई, विवाद न रहे, दोनों देश वाले जाके, जैसे अभी जो अपने गुरुद्वारे का पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम था, तो वहां के सिख भाई भी जाते हैं और भारत से भी जाके वहां कर लेते हैं। तो इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए और होगी भी, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी दूर दूर के सुपर पावर आके हस्तक्षेप कर रहे हैं, और दूसरे देश रसिया और यूक्रेन जैसे लोग आशा करते हैं कि भारत उसमें कुछ सलाह देगा या मोदी जी देंगे। उसमें अपने ही पड़ोस में इतना बड़ा सा गड़बड़ होने लगे और भारत चुप बैठा रहे, ये संभव है नहीं। तो देखने वाली बात है। लेकिन यूके देवनाथ जी, जिस तरह से कहा जा रहा है भाई भारत शांत नहीं बैठेगा, लेकिन चीन के साथ में पहले से ही विवाद है। चीन पहले से ही भारत से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं उसको लेकर लगातार एक अलग भूमिका में नजर आता है। सिर्फ भारत नहीं, बल्कि चाहे बात ताइवान हो या उससे अलग अलग इलाके जो हैं, वियतनाम को लेकर भी पहले हमने देखा विवाद। अब ऐसे में आखिर अगर भारत की भूमिका आपको नजर आती है और चीन की भूमिका, दोनों की भूमिका, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत और चीन जो हैं अभी शत्रु तो खैर नहीं है, लेकिन कंपटीटर हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में भी चीन और भारत का कंपटीशन है। चीन क्या कर रहा है, लगातार अलग अलग दुनिया के देशों में इनिशिएटिव लेके BRI के तहत हाईवेज, रोड, रेलवे लाइन बना रहा है। अब जैसे हम कंबोडिया की बात कर रहे थे, कंबोडिया के उत्तर में है लाओस, और लाओस के साथ चीन की बॉर्डर है। तो BRI के तहत चीन पिछले 1 दशक से लगातार सड़कें बना रहा है लाओस तक, और वो हाईवे जो है कंबोडिया में आ रही हैं, और कंबोडिया के जो मेन पोर्ट हैं गल्फ ऑफ टोंकिन पर, वहां तक चीन हाईवे बना रहा है। अब ये हाईवे जो है, चीन ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अलग अलग जगह से आकलन ये है कि पिछले साल भी चीन ने कंबोडिया में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। पिछले 1 दशक में चीन ने करीबन $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंबोडिया में किया। अच्छा, आज जो वर्ल्ड ट्रेड फोरम है, उनका आकलन है कि कंबोडिया में जितने कारखाने पिछले 1 दशक में खोले गए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा कारखानों के मालिक यानी कंट्रोल चाइनीज संस्थाओं के पास में है। तो इससे हम देख सकते हैं कि चीन ने लाओस के ऊपर और कंबोडिया के ऊपर कितनी मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि उनको गल्फ ऑफ टोंकिन तक एक रास्ता चाहिए डायरेक्ट। अब गल्फ ऑफ टोंकिन जो है, वहां से चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि आने वाले 1 या 2 दशक में, अगर हम देखें मलेशियन जो प्रायद्वीप है, फिलहाल चीन से जितना भी शिप आते हैं, उनको सिंगापुर का चक्कर मार के स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से फिर इंडियन ओशन में आना पड़ता है। लंबा रास्ता पड़ता है, सामरिक दृष्टि से भी खतरनाक युद्ध की स्थिति में। तो चीन क्या चाहता है कि कंबोडिया में गल्फ ऑफ टोंकिन में एक बड़ा हार्बर बनाएगा, और फिर ये जो मलेशियन पेनिनसुला है, इसके मध्य से वो एक नहर बना रहा है। तो चीन से इस नहर से, गल्फ ऑफ टोंकिन से सीधा चाइनीज शिप्स जो है वो इंडियन ओशन में आ जाएंगे। तो उनका रास्ता करीबन 1200 किलोमीटर कम पड़ जाएगा। हाँ। ये सीधा प्रतिस्पर्धा में आ गया है भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी से।
भारत सरकार पिछले एक दशक से ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाई है कि लुक ईस्ट के पॉलिसी के तहत हम एक हाईवे बनाएंगे जो कि भारत के बांग्लादेश से, फिर म्यांमार से होता हुआ, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया से होते हुए वियतनाम तक चला जाएगा। तो चीन चाहता है कि भारत जो ये हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया से वियतनाम तक, उसको शह दे दी जाए ताकि उस पे व्यापार करने की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाए। तो अगर चीन गल्फ ऑफ टोंकिन से अपना हार्बर खोल लेगा और मलेशियन प्रायद्वीप के बीच में से एक नहर बना देगा, तो भारत जो हाईवे प्रपोज कर रहा है उस पर जो कमर्शियल लोड है, कमर्शियल वायबिलिटी है, वो ही खत्म हो जाएगी। ये चीन का ग्रैंड विजन है जी। यानी कि वही बात जो राहुल लाल जी आप भी पहले बात कह रहे थे कि ये तो एक सिर्फ तरीका है मंदिर की आड़ में एक दूसरे युद्ध को और एक दूसरी बड़ी तस्वीर पेश करने का। मैं वही सवाल जो बाकी सब गेस्ट से कर रही हूँ, आपका स्टैंड आपको क्या नजर आता है, भारत का स्टैंड आपको क्या नजर आता है इस पूरे मामले में? क्योंकि डायलॉग पार्टनर एक तरह से आसियान का है, आपको लग रहा है कि इस पूरे विवाद को सुलझाने में भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है? क्योंकि जैसा देवनाथ जी ने बताया, मैं सहमत हूं उनके बातों से कि कहीं न कहीं चीन और भारत के बीच में प्रतिस्पर्धा का संबंध काफी ज्यादा है। एक तरह से अगर हम लोग देखें तो लगातार चीन भारत की भी घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रिंग ऑफ पीस की पॉलिसी हो या फिर देखिए पाकिस्तान को भी उकसाने में उसका हाथ होता है। अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो सोचिए उसमें हम लोगों के कई सारे पड़ोसी, नेपाल जैसे कई और अन्य जो हमारे अच्छे मित्र भारत के एक जमाने में रहे हैं, वो लोग भी कहीं कहीं धीरे धीरे अब चीन के खेमे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें तो लग रहा है कि भारत को काफी, चूंकि आसियान के बहुत सारे देश हैं, उनके साथ हम लोग के अपने द्विपक्षीय रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। आसियान के साथ तो जो उसके डायलॉग पार्टनर तो हम लोग हैं ही, लेकिन उनके अलग अलग देशों के साथ भी बेहतर रिश्ते हैं। और उस जगह पे अगर पार्टनरशिप में अलग अलग जगहों पे इस मुद्दे को उठाया जाए अगर, तो एक काफी शानदार मुद्दा, चूंकि ये आसियान के लिए कोई बेहतर संकेत नहीं है। अगर दुनिया के सुपर पावर्स दो छोटे छोटे देशों के बीच में संघर्ष करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो वो उसका उत्तर ये हो सकता है कि लोगों को ये समझाना, देखिए एक तो चीन काफी ज्यादा निवेश करता है, इससे हम लोग इनकार नहीं करते हैं, लेकिन भारत जैसे देश की एक भूमिका क्या होनी चाहिए नैना जी की चीन का इंटरेस्ट ऑफ रेट काफी ज्यादा होता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि वो लोगों को कर्ज जाल में भी फंसा देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी, जैसे पहले ही अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ विवाद तो नजर आ ही रहा था, तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भी एक बड़ा एंगल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल बड़ा एंगल हो जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस समय हस्तक्षेप करने का एक सही समय है। मतलब हस्तक्षेप जो है कि कूटनीतिक हस्तक्षेप भारत जरूर कर सकता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने क्या देखा, चीन के कर्ज जाल में हम लोगों ने देखा श्रीलंका किस तरह से बर्बाद हुआ। जब श्रीलंका बर्बाद हो रहा था नैना जी, तो सपोर्ट के लिए कौन उपलब्ध हुआ उसके पास? भारत ही उपलब्ध हुआ उस समय। तो ये एक जो पॉजिटिव भूमिका जो भारत की रही है हर हमेशा हर जगह पे, कि भारत का कोई विस्तारवादी रुख नहीं है, हम लोग जिए और जीनो दे के नीति पे विश्वास करते हैं। आप अगर एक संप्रभु देश है तो आपके संप्रभुता का भारत पूरा सम्मान करता है। तो उस पूरे चीजों के कारण हम लोगों के संबंध सबों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। तो उस दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी समीप वाले देश हैं। तो इन सब चीजों का जो देखिए भारत का जो सॉफ्ट पावर इसे हम लोग कहते हैं, सांस्कृतिक संबंध काफी बेहतर होना, दूसरे अन्य तरीकों के साथ एक उच्च स्तरीय नैतिक मॉरल वैल्यूज को लेकर हम लोग चलते हैं। तो अगर भारत प्रयास करे तो उसके सकारात्मक प्रयास दिख सकते हैं। और उल्टे आसियान के देशों में जो सुपर पावर्स के बीच में जो एक होड़ लगी पड़ी हुई है, उसको देखिए खत्म करना तो बड़ा मुश्किल चीज है, लेकिन उस होड़ की इंटेंसिटी को हम लोग कम जरूर कर सकते हैं। कूटनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से इसमें इंटरफेरेंस करके एक बड़ी भूमिका हो सकती है। एक और एंगल, क्या ज्वाइंट कस्टडी इस तरह के विवाद का समाधान आपको नजर आता है क्या राहुल लाल जी? और यही सवाल मैं लेकर जाऊंगी माथुर साहब और देवनाथ जी के पास भी। आपको लग रहा है ज्वाइंट कस्टडी कंबोडिया या थाईलैंड के लिए? देखिए वो तो इसका सबसे बेस्ट समाधान हो सकता है कि आप उस जो मंदिर क्षेत्र है अगर नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि समाधान निकलेगा? दोनों देश और दोनों देश की सेना या जो इसके पीछे की ताकतें हैं वो इस तरह से होने देंगे? देखिए आदर्श तौर पे कहें तो वो अगर प्रैक्टिकल तौर पे भी क्या आसानी से संभव, लेकिन जो पर्दे के पीछे के जो बड़े खिलाड़ी वो तो इस मामले को यूं ही नहीं जाया होने देंगे कि भाई आप आसानी से वहां पे कंबोडिया के लोग भी जाके दर्शन करें और जो है कि थाईलैंड के लोग भी कर लें, दोनों ही क्षेत्र के लोग उसका प्रयोग करें
कि एक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, पुरातन स्थल है, तो लेकिन ये होने वाला इतना आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये समस्या का समाधान ही हो जाएगा, फिर जो बड़े देश हैं वो किस नाम पे लड़ाई लड़ेंगे? उनको अपना, क्योंकि उनको मूलतः ये संघर्ष उनके अपने वर्चस्व के लिए है। और ये जो देखिए कहीं कहीं साउथ चाइना सी और जो उसके आसपास के पूरे क्षेत्र हैं, उसके लिए बड़े एक संघर्ष की स्थिति। और जो अभी एक पॉइंट जो बादल देवनाथ जी ने कहा, सॉरी यूके देवनाथ जी ने कहा, वो पॉइंट बड़ा गंभीर है कि देखिए जो सड़क मार्ग हम लोग बना रहे हैं, बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है भारत सरकार का, वो कि पूरे आसियान देशों के साथ एक तरह से वो कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। लेकिन देखिए सड़क मार्ग महंगा परिवहन का साधन होगा नैना जी, अगर उसके बदले में अगर जो है कि वो समुद्री परिवहन या जल परिवहन की व्यवस्था जो चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अगर वो बनेगा तो फिर वैसे स्थिति में हमारे सड़क मार्ग की अहमियत कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है। जब हिंदुस्तान की तरफ से अगर वो कनेक्टिविटी को कंट्रोल या फिर इजी करने की बात हुई थी, तो भी चीन की बौखलाहट साफ तौर से नजर आई थी। अब हम चूंकि अब चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, देवनाथ जी और माथुर जी, आप दोनों से ही इसी सवाल के साथ में, क्या ज्वाइंट कस्टडी आपको नजर आता है आसान समाधान, या फिर इसके अलावा और कोई समाधान? और जैसा कि कहा है भाई, कूटनीतिक लिहाज से दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंटरफेरेंस, खासतौर से अगर भारत की बात करें। देवनाथ जी, देखिए ज्वाइंट कस्टडी धरोहर के हिसाब से सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम सब कूटनीति में रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, ऐसे समस्या का समाधान ज्वाइंट कस्टडी से कभी नहीं निकलता है। क्योंकि उभय पक्ष का कस्टम्स है, बॉर्डर पुलिस है, विजिलेंस है, सुरक्षा है, जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है और आसपास के जो जंगल हैं जहाँ पे कि बहुत उच्च कोटि के लकड़ी मिलती है, जिससे दुनिया की बेहतरीन फर्नीचर बनती है, उस पर कब्जा चाहिए। तो ज्वाइंट कस्टडी से इन सब खनिज संपदा का और नेचुरल जो रिसोर्स है उसका कोई समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक है माथुर साहब। सर जी, मैं आपको एक बताऊं नैना, क्या होता है कि जॉइंट कस्टडी अगर ये एकमात्र इशू होता, लड़ाई का मुद्दा, ये लड़ाई का मुद्दा है ही नहीं। मंदिर जो है वो मेन मुद्दा लड़ाई का नहीं है। उनका मुद्दा पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है। वो बॉर्डर डिस्प्यूट 817 किलोमीटर के बॉर्डर में कई जगह पर उनको वहां पर एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस हैं, और वहां पर इनका बहुत सालों से इनके आपस में स्कर्मिशेस चलते चले जा रहे हैं। इससे बड़ा तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको कि क्या है कि दोनों कंबोडिया और थाईलैंड, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक टूरिज्म और कृषि के ऊपर आधारित है। और अगर किसी भी प्रकार का अनरेस्ट दोनों जगहों पर होगा या दोनों में से किसी एक जगह पर होगा तो कृषि और टूरिज्म दोनों प्रभावित होंगे। आज ही हमारे कुछ मित्रों ने थाईलैंड के टिकट्स कैंसिल करे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस बात पर उनको बताया जाए कि आपकी अर्थव्यवस्था इससे ज्यादा प्रभावित हो रही है और आप इस बात को ध्यान में रखें कि इससे सब दोनों को नुकसान तो वो शायद एक तरीका हो सकता है। ज्वाइंट कस्टडी अगर ये एकमात्र मुद्दा होता तो शायद बिल्कुल, यानी कि अभी ये कहा जाए कि फिलहाल जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी इस पूरे मामले का, विवाद का जो समाधान है इतना आसान नजर नहीं आता। और फिलहाल देखने वाली बात है कि आगे कहां तक ये तस्वीर जाती है। आप सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद सर। लेकिन कुल मिलाकर थाईलैंड और कंबोडिया में जिस तरह से घमासान है, मंदिर की आड़ में ये कहा जाए कि दो सुपर पावर्स या फिर उनकी एक अलग इसका जो लड़ाई है वो एक बहुत बड़े तस्वीर को जरूर पेश करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में चर्चा में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प, सबसे तेज, अगर आप जाना चाहते